Good morning student, my name is Kulwant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोरेंस करने वाले हैं। हेलोरेंस मेनली तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि तीन तरह की रिएक्शंस करते हैं। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। यानी कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें होता है, सेकंड क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि substitution carried out by the electrophiles, और थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, अब हेलोअल्केन्स हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, वो कम होता है हेलोअल्केन्स की वजह। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि हेलोअल्केन्स में या हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम क्यों होता है, वाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं डिटेल से बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि हेलोएरिन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कम रिएक्टिव क्यों है, या वाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि हेलोअल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल से आपने पढ़ी थी, कई प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने देखी थी। हेलोएरिन्स में वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसा क्या रीज़न है कि हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होती है? तो उसके चार रीज़न है बच्चों, यानी कि हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होने के, लेस रिएक्टिव होने के चार रीज़न है। फर्स्ट इज रेजोनेंस, सेकंड इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड इज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटाइन एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। राइट बच्चों, इनको एक एक से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है रेजोनेंस, यानी कि ये पॉइंट कहता है कि हेलोएरिन्स में रेजोनेंस होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ कम रिएक्टिव है। तो रेजोनेंस के कारण क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझना एक बार। देखिए, मान लीजिए हम एक कोई भी हेलोअल्केन ले लेते हैं। फर्स्ट हेलोअल्केन हम ये ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं। ओके, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, ध्यान से समझना एक बार। कि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्लोरोबेंजीन, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। राइट, ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, इस कार्बन के, देखो इस कार्बन के पहले से ही 4 बॉन्ड पूरे हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है ना, यहाँ प्रत्येक कॉर्नर पे बेंजीन के कार्बन है, तो यहाँ भी कार्बन है। तो इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड पूरे थे, 1 2 3 4, एक फिफ्थ ऊपर से आ रहा है क्लोरीन से, एक और आ गया, तो इसके पास कितने बॉन्ड होने वाले हैं, 5 बॉन्ड होने वाले हैं। तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ एरो मार्क दिखाने हैं, इनका प्रभाव क्या हुआ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखाना है। तो ऐसे नहीं कि यहीं एरो मार्क दिखा दिए, यहीं डबल बॉन्ड दिखा दिए, यही सब कुछ। एक बार एरो मार्क दिखिए, उसका क्या प्रभाव हुआ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखिए। तो बताओ, तो बड़ा सा कर देते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों ये हुआ कि उधर से ऊपर आया, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड Cl, ये एज इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ आ गया पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आ गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नीचे आया था, इनमें से कोई एक यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एज इट इज है, यहाँ तक कोई कहानी पहुँची ही नहीं है, एज इट इज है ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इनको डबल हेडेड एरो मार्क से दिखा दीजिए रेजोनेंस का। अब बच्चों किसी पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये कार्बन अब अनस्टेबल होगी, ये कार्बन आगे वाले कार्बन के बीच में। ओके, यानी कि ये कार्बन अनस्टेबल होगी, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे शिफ्ट कर देगी। तो ये आगे कहाँ जाएगा, इन दो कार्बन एटम्स के बीच में। देखो कार्बन एटम्स में पहले बता चुका हूँ, कॉर्नर पे कार्बन एटम है। तो इस कार्बन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इन दो कार्बन एटम्स के बीच में लगा दिया। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लगने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये फिलहाल है वो यहाँ लगने वाला है, ऐसे मैं बना देता हूँ एक बार के लिए, ऐसे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 तो अपने को दिख ही रहे हैं। एक हाइड्रोजन भी तो है, वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन जुड़ चुका है। ओके, बाकी सभी पोजिशंस पे हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो क्या इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे वाली कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो बच्चों ये था नहीं है ना, ये नहीं था, यानी कि ऐसे थी सिचुएशन
कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, ये अपना एक बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट कर देता है। सेम कहानी वैसे ही है जैसे उसने अपने किया था, इस तरह से। तो बताओ तो क्या हुआ, ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ बॉन्ड लगा रहा हूँ। अब इन दोनों में से एक बॉन्ड इस कॉर्नर पे गया, तो कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। अब यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं है। नेक्स्ट मतलब ये, अब आगे बच्चों वही होगा जो यहाँ हुआ है। यहाँ क्या हुआ था, इसने कॉर्नर वाले कार्बन पे दोनों कार्बन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया था, सो आगे वाले कार्बन का कॉर्नर पे चला गया था। सेम यही कि इस कॉर्नर वाले कार्बन ने इन दो कार्बन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ लगेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, सो ये अपना एक बॉन्ड कम कर लेगा, रिमूव कर देगा एक बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो बताइए क्या बना। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये बना बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है कॉर्नर पे, सो कॉर्नर पे लगा देते हैं। एक जो कॉर्नर पे था वो यहाँ आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लगाया, और ऊपर कहानी अभी एज इट इज है, डबल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अब सेम वही होने वाला है जो इन स्ट्रक्चर्स में हुआ है। ये रेजोनेंस क्या है कि इमेजिनरी फिनोमिना है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया तो आगे वाला यहाँ शिफ्ट हो गया। इट इज ए रियल एग्जिस्टेंस नहीं है रेजोनेंस का, ये इमेजिनरी फिनोमिना है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कहियो के माइंड में आएगा जी क्या कर रहे हो, ये कहाँ से क्या शिफ्ट कर रहे हो, तो ये रेजोनेंस इमेजिनरी फिनोमिना है। हम अनुमान लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा तो आगे वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्योंकि इमेजिनरी है तो चलता रहेगा फॉर एवर जब तक मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में लगने वाला है। मैं लगा करके देखता हूँ इसी स्ट्रक्चर में। इस कार्बन के फिर काउंट करना कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के। तो एक बॉन्ड फिर वापसी चला जाएगा अपने घर, यानी कि जहाँ क्लोरीन से आया था वहीं चला गया। तो मैंने कहा कि एक बार एरो मार्क दिखाना, उसका क्या प्रभाव हुआ वो अगली स्ट्रक्चर में दिखाना, उसी स्ट्रक्चर में नहीं कि एरो मार्क भी दिखा दिया वहीं बॉन्ड भी दिखा दिया। तो बताइए, तो ये हुआ बच्चों ये सिंगल बॉन्ड फिर से हो गया, और फिर से इसकी इलेक्ट्रॉन। और ये कहानी रुक नहीं जाती, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से वही स्टार्ट हो जाता है, वही स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और डबल हेडेड एरो मार्क से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करना चाहिए। डबल हेडेड एरो मार्क्स हम दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्लोरीन में या हेलोल्केन्स में रेजोनेंस था। आप देख पा रहे हो कि रेजोनेंस के कारण कार्बन और हेलोजन में कैसा बॉन्ड हो गया। देखिए यहाँ कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। पार्शियल का मतलब परमानेंट नहीं है, कभी सिंगल भी हो जाता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड होने के कारण उसको तोड़ना, उसका क्लीवेज बहुत हार्ड हो जाता है। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं होती या बहुत कम होती है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ओके, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो है हेलोरिन्स में, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पर ये रिएक्शंस होती है। तो एक रीजन तो आपने जाना कि जी रेजोनेंस के कारण कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो गया, सो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इस कारण इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इनका तो हम लिख दें। इसका रेजोनेंस में क्या लिखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपने समझ ली। तो हम लिखेंगे कि रेजोनेंस के कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड acquire डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसलिए टूटना डिफिकल्ट हो जाता है, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन दी हाइब्रिडाइजेशन। इनमें हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस हो जाता है। ओके, यानी कि हेलोरिन्स में और हेलोल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। हेलोल्केन्स कहा गया क्योंकि कंपैरिजन तो कर रहे हैं कि हेलोल्केन्स की तुलना में हेलोरिन्स लेस रिएक्टिव क्यों है। तो हमने एक हेलोएरिन लिया और एक मान लीजिए हेलोल्केन ले लेते हैं। अब आपको पता है कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, बताओ तो इस हाइब्रिडाइजेशन का क्या प्रभाव हुआ। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन समझना कि हेलोएरिन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, जबकि हेलोअल्केन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। सो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहाँ से आया, एक तो रेजोनेंस से मिला, दूसरी बात है कि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 जाएगी बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होती चली जाएगी। ये बॉन्ड मान लीजिए 169 है, ये सिंगल बॉन्ड में 177 पिकोमीटर होता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम होती चली गई, राइट। यानी कि जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण s कैरेक्टर बढ़ा। देखो s कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल से पढ़ रखा होगा। s कैरेक्टर जैसे ही इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्टर होती चली जाएगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता चला जाएगा, बॉन्ड की लंबाई घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो मैं एक बात फिर से समझा देता हूँ, फिर से पूरा करके आपको। क्या बच्चों कि जो हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस के कारण, फिर से करो एक बार इसको, और डिटेल से बताते हैं आपको कि इनमें जी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, तो s कैरेक्टर बढ़ा, s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हुई तो क्या हुआ, बॉन्ड मजबूत हो गया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे बड़ा बॉन्ड होता है वो आसानी से टूट जाता है, शॉर्ट बॉन्ड मुश्किल से डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाता है। ओके, तो जैसे इनमें एस कैरेक्टर बढ़ा बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी और बॉन्ड मजबूत हो गया, स्टेबल हो गया, या कहो बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक, तोड़ना मुश्किल हो गया। तो जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएंगे आसानी से। ओके, तो दूसरा पॉइंट समझा कि आपने किसी हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर इनमें ज़्यादा होता है, s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। देखो एक तो इतना बड़ा बॉन्ड हो, एक बड़ा धागा होता है, एक छोटा धागा होता है, तो छोटे धागे को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े धागे को आसान तोड़ सकते हैं। और जैसे ही s कैरेक्टर बड़ा बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई, सो बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो गया, राइट बच्चों। इस कारण इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होती है। दूसरा, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकटाइन, यानी कि फिनाइल कार्बोकटाइन जो बनता है वो अनस्टेबल होता है। कैसे फिनाइल कार्बोकटाइन कहाँ से आ गया, देखो यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो आपने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें कहा था कि फिनाइल कार्बोकटाइन बनता है, SN1 मैकेनिज्म, फिनाइल कार्बोकटाइन नहीं कार्बोकटाइन बनता है। तो इनमें भी देख लेते हैं कार्बोकटाइन, यानी कि क्लोरीन को हटा करके देख ले हम, क्लोरीन को भगा दिया हमने। ओके, तो ये क्या बना, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गया। अब इसमें रेजोनेंस नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा। ओके, तो डीलोकलाइज नहीं होगा तो ये जो फिनाइल कार्बोकटाइन बना है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनाइल कार्बोकटाइन, फिनाइल कार्बोकटाइन। अब जो ये फिनाइल कार्बोकटाइन बना है वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि जी इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस होता तो स्टेबल होता। और जब कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं बन रहा तो SN1 मैकेनिज्म भी रूल्ड आउट हो जाता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएंगी आसानी से। तो दूसरा आपने थर्ड पॉइंट समझा कि इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकटाइन, किसी क्लोरीन हटाने के यानी कि हेलोजन हटाने के बाद जो बचता है वो देखते हैं स्टेबल है कि नहीं। यदि वो स्टेबल होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता, लेकिन फिनाइल कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। सो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कार्बोकटाइन बनने की, और कार्बोकटाइन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये S1 रूल तो एकदम S1 जो रूल है वो तो क्लियर कट आउट हो गया, रूल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाता है। ये कहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में, देखिए बच्चों आपको पता है कि कोई भी हेलोएरिन्स है उनमें एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा होता है, और हेलोजन जुड़ा है उसके पास खुद के भी लोन पेयर हैं, साथ साथ इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर्स की भरमार है। ओके, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब न्यूक्लियोफाइल आया,
वो भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा ही क्यों वहाँ पर रिपल्सन के कारण। इस कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक फैक्टर ये भी काम करता है कि जी जो हेलोरिन्स है वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है तो इनके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। ओके, तो फिर ये रिएक्शन कब करते हैं? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, यानी कि हाई टेम्परेचर प्रेशर करने पर ये कुछ रिएक्शन शो करते हैं। तो बच्चों 4 पॉइंट्स आपने पढ़े, मैं फिर से इनको एक बार बता देता हूँ। पहला है रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या है, चलो बताओ। रेजोनेंस का किसी रेजोनेंस के कारण कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाता है, सो टूटना वो डिफिकल्ट हो गया। दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इनमें sp2 है, sp2 है तो जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जैसे ही शॉर्ट होगी वो डिफ़िकल्ट टू ब्रेक हो गया, यानी कि उसका क्लीवेज डिफ़िकल्ट हो गया, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। तीसरी बात, इनमें जी कार्बोकटाइन, फिनाइल कार्बोकटाइन बन रहा है वो अनस्टेबल है, यानी कि हम अनुमान लगाएं कि क्लोरीन हटाने के बाद इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और फिनाइल कार्बोकटाइन बना, वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये कार्बोकटाइन नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब है कि हेलोरिन्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियोफाइल में भी बहुत सारे, जब वो नज़दीक आएंगे तो उनमें आपस में रिपल्सन होगा, सो वो नज़दीक आएंगे नहीं। ठीक है ना बच्चों? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम होने का रीज़न है कि हेलोरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम क्यों होती है। अब जो कुछ हो रही है एक दो वो तो कर लेते हैं, चलो तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और कर लेते हैं इनकी। तो बच्चों इनकी पहली है रिप्लेसमेंट। पहली क्या है, एक ही टाइप की है इनकी। मैंने कहा कि ज़्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, तो इनमें क्या है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, यानी कि इनका जो हेलोजन एटम है वो OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, OH ग्रुप उनकी जगह जुड़ सकता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ कम रिएक्टिव है, सो ये ड्रास्टिक कंडीशंस यानी कि अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शंस होगी। तो हमने क्या किया, OH रिप्लेस करने के लिए इसमें एक्वस NaOH डाला और क्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है बच्चों? ड्रास्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर लिया 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनकी रिएक्शन के कारण क्या हुआ, H2 और NaCl बना, जो हमने रिमूव कर दिया बाई प्रोडक्ट के रूप में। ओके, ये कैसे याद करने का तरीका क्या है, मतलब याद रखने का जस्ट तरीका है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इनको याद कैसे करोगे, H2 और NaCl कैसे बना? तो देखो 2 NaOH आ रहे हैं बच्चों, 2 NaOH को आप ऐसे लिख लीजिए, NaOH और NaOH, 2 NaOH हो गए। इनको बच्चों देखो एक बार, यहाँ से अपने को मिल रहा है H2, बन गया H2, और यहाँ से मिल रहा है NaCl भी, NaCl, वहाँ से Cl हटा है तो यहाँ क्या बचा हुआ है देखो एक बार, केवल और केवल ONA उस रिंग पर जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, जस्ट याद करने का तरीका है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसमें क्या किया, NaOH हमने 2 बार लिखा, OH और H मिलकर के H2O में चेंज हुआ, Na और Cl मिलकर के NaCl, यहाँ बचा हुआ ONA रिंग पर जाकर के जुड़ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जब भी सोडियम फिनॉक्साइड आए उसको OH इंट्रोड्यूस करना है तो आप हमेशा उसमें डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। तो डाइल्यूट HCl डाला, ओके, डाइल्यूट HCl क्या करेगा, इसका जो Cl है Na और इसका Cl क्या बनाया, NaCl, और ये OH बचा हुआ है वो Na की जगह जाकर के जुड़ जाएगा और फिनोल बनाएगा। राइट, दिस प्रोसेस कॉल्ड डोज प्रोसेस। ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन है फिनोल्स की। ठीक है बच्चों, ये फिनोल्स वाले चैप्टर में नेक्स्ट यानी कि 11th चैप्टर में फिर से आएगा फिनोल्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें क्या किया, फिलहाल हम ये किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं कि हेलोरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी और वहाँ किस लिए यूज होगी यही रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में। तो बात तो वही है, चाहे किसी तरीके से बोल दिया जाए, मान लीजिए A + B, मैं कहूँ कि A में मैंने B मिलाया या B में A मिलाया, बात तो एक ही मिलना, A और B को ही है। तो यही रिएक्शन दोबारा भी ऑर्गेनिक में यही तो होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस रिपीट होती है, ठीक है। तो ये डोज प्रोसेस है बच्चों। डोज प्रोसेस में क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन किया, डाइल्यूट HCl और फिनॉल में चेंज हो गया। अब यदि मैं इस रिंग में यानी कि हेलोरिन्स में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप डाल दूं, देखो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं जो जोड़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं, विड्रा कर लेते हैं।
एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि हम रिंग पर जोड़ दें तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे तो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आसान हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा अभी बताते हैं रीज़न। क्या रीज़न है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाता है? देखो अभी अभी आपने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, रेजोनेंस का था और लास्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी कि हैलोइरिन्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा थे जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल उनकी तरफ आने से डर रहा था क्योंकि रिपल्सन हो रहा था। तो किसी तरह यदि हैलोइरिन्स के इलेक्ट्रॉन्स कोई ले उसके पास लेने वाला आ जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान हो जाएगा, उसकी जो संभावना है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, यानी कि जो हैलोइरिन ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होंगे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से हो पाएंगी। तो किस तरह से आसानी से हुई, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे रिएक्टिविटी और भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ा, इंक्रीज हुई रिएक्टिविटी, 2 नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे और भी इंक्रीज होगी, और 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे तो रिएक्टिविटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि रिएक्टिविटी इनकी संख्या के साथ बढ़ती चली जाती है। रीज़न यही है क्यों बढ़ती चली जाती है, बिकॉज दे विड्रा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। हमने कहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोइरिन्स इंक्रीजेज इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन नॉट मेटा। बता सकते हो कि मेटा पोजिशन पे क्यों नहीं हो पाता ये? मेटा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप यदि जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रा क्यों नहीं कर पाएगा? अभी अभी आपने रेजोनेंस देखा था बच्चों, बताइए, अभी अभी आपने इसका रेजोनेंस देखा क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस में क्या आया था बताना एक बार। कुछ इस तरह से आया था, मैं जल्दी से बना देता हूँ। क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस के कारण हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे। इलेक्ट्रॉन्स एक बार यहाँ आया था, ओके, फिर अगली सब्ट्रैक्शन में यहाँ आया था, अगली सब्ट्रैक्शन में कहाँ हो गया था, यहाँ हो गया था, और उससे अगली सब्ट्रैक्शन में कहाँ हो गया था, उससे अगली सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आया था। ये मैंने जल्दी से बनाया है रफली। तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो केवल ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो, ये पैरा है और ये फिर ऑर्थो आ गई। तो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के कारण मेटा पोजीशंस पे गए ही नहीं। ये मेटा पोजीशंस है बच्चों, इनको मेटा पोजीशंस बोलते हैं। ओके, मैं बता चुका हूँ ये तो शुरुआत में हैलोइरिन्स के भी टॉपिक जब आया था यही बता कि ऑर्थो और मेटा क्या होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर केवल और केवल कहाँ है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यदि आपने यहाँ नाइट्रो ग्रुप जोड़ भी दिया तो इलेक्ट्रॉन तो जंप करता हुआ सीधा यहाँ आ जाएगा। ये कैसे खींच पाएगा, कोई मंत्र थोड़ी मारेगा अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर सीधे रेजोनेंस के कारण वहाँ जंप कर जाते हैं, इसके पास आते ही नहीं, ये अनेबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इनकी अपनी तरफ विड्रा करने में अनेबल रहता है क्योंकि इसके पास आए ही नहीं मेटा पोजीशन पे। सो अपना प्रभाव ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही दिखाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखाता है, मेटा पोजीशन पे ये नहीं दिखाता। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ रिएक्शंस हम कर लेते हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ाने से ही उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इनकी रिएक्टिव, तो बच्चों इसमें देखते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ने पर रिएक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ये फर्स्ट रिएक्शन डोज प्रोसेस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, करवा चुका हूँ। अब मैं इसमें नाइट्रो ग्रुप जोड़ देता हूँ 1। ओके बच्चों, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है और आप कंडीशंस देख रहे हो कि बिना नाइट्रो ग्रुप के तो ये 623 केल्विन और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही थी, वही नाइट्रो ग्रुप ऐड करने पर यही क्या हो गया, नॉर्मल प्रेशर पर और 443 केल्विन पर रिएक्शन होने लगी। यानी कि ड्रास्टिक कंडीशंस डिक्रीज होती जा रही हैं, यानी कि सॉफ्ट कंडीशंस कुछ होती जा रही हैं।
तो अपने को क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप को देखना ही नहीं है, नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहने दो। क्लोरीन की जगह क्या आता है, OH आता है। ओके, ये क्या बन गया, 4 नाइट्रोफिनोल। इसका क्या नाम हो जाएगा, ये फिनोल है, सभी को पता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंटिंग करी तो 4 पे नाइट्रो आ रहा है, 4 नाइट्रो, और ये बचा क्या है, फिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके बच्चों, और पैरा की पोजीशन में देना चाहते हो तो ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल एज इट इज। अब जैसे मैंने नाइट्रो ग्रुप एक और बढ़ा दिया, 2 की एक की बजाय 2 ऐड कर दिया, तो कंडीशंस और भी डिक्रीज होगी। जो टेम्परेचर हमें 443 चाहिए था, अब वो 368 केल्विन पर ही वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है और रिएक्शन होगी। मैंने बताया कि अपने को नाइट्रो ग्रुप को छेड़ना भी नहीं है, ये इनका काम केवल और केवल रिएक्टिविटी बढ़ाने का है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके रिएक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो कहाँ होना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजेंस पर, तो हैलोजेंस की जगह OH जुड़ गया। ओके, इसका क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 पर और 4 पर, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, इसका यहाँ नाम लिख देता हूँ, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। अब मैं नाइट्रो ग्रुप एक और बढ़ा देता हूँ। ओके, नाइट्रो ग्रुप, तो जैसे ही नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब ये सिंपल पानी के साथ भी यदि आप हीट कर देते हो तो फिनोल में चेंज हो जाता है, यानी कि उनमें तो क्या क्या था, हाई टेम्परेचर भी चाहिए था, आपको ऐसे सॉल्यूशन भी चाहिए था, बेस। यहाँ सिंपली पानी के साथ रिएक्शन करने पर भी ये क्या हो जाएंगे, ये फिनोल्स में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप NO2 की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, इनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बढ़ती जा रही है और किस में चेंज हो गया। मैंने कहा कि नाइट्रो ग्रुप को देखना ही नहीं है, एज इट इज जोड़ दिया करो, और क्लोरीन की जगह फिनोल जुड़ गया। तो ये क्या नाम हो गया इसका, 2 3 4 5 6, तो हो गया 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। ये कन्वर्जन भी बहुत आता है कि आप इसको, इसमें कन्वर्जन किस तरह से करेंगे पिक्रिक एसिड में। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोएरिन्स में किस तरह से हो रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।